हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा। इसकी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में 2 बार आयोजित की जा चुकी हैं। तो जो भी बच्चे टेट और सी टेट पास हो चुके हैं वे अभ्यर्थी इन परीक्षा में शामिल होते हैं और इसकी चर्चा 68,500 और 69,000 के रूप में आपने सुनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम इसमें जो सिलेबस में आज हम बात करेंगे भाषा पर। तो आपको इस विषय के लिए, इस परीक्षा के लिए आपको तीनों विषय यानी संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी यानी 10 अंक और ये हिंदी सामान्यतः 20 अंक, क्योंकि 2 बार परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं उनके आधार पर ये बना है। तो कुल 40 अंक आते हैं भाषा से संबंधित। और किसी भी परीक्षा में भाषा से प्रश्न आना और 40 अंक का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम संस्कृत भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और इनसे आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी कि क्यों इसका ऐसा है, क्योंकि देखिए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ आप वो चीज़ें भी जान जाते हैं जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर्वनाम स्थान संज्ञकम सूत्रम किम। तो देखिए सर्वनाम, यहाँ पर हम इसका आंसर हो जाएगा सुड नपुंसकस्य। ठीक, सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र किस मतलब कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, तो सुड नपुंसकस्य। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ दिया है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र सुड नपुंसकस्य है, यानी सर्वनाम स्थान पर अगर बात करें तो सुड नपुंसकस्य यानी बराबर नपुंसक लिंग को छोड़कर सुड अर्थात सु, औ, जस, अम, औट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। देखिए एक्सप्लेनेशन इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे पूछे कि अम के साथ किस सर्वनाम के प्रयोग होगा तो आप बताएंगे कि इस सूत्र का प्रयोग होगा और ये कौन सा हो जाएगा, ये सर्वनाम संज्ञा होगी। ध्यान रखिएगा, सर्वनाम संज्ञा होगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये एक चिन्ह बना हुआ है जिसे हम ऐसे और ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे और ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प तथा फ को क्या कहा जाता है, तो उपधमानीय कहा जाता है ऐसे चिन्ह को। ठीक, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि इस माने इनको इस तरह के चिन्ह को उपधमानीय कहा जाता है। और देखिए प फ से पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को उपधमानीय कहते हैं। क और ख, इस प्रकार क और ख के पूर्व आधे विसर्ग के समान ध्वनि को जीवा मूल्य कहा जाता है। इसे अर्ध विसर्ग कहा जाता है। इसे अगर यानी अगर आपसे ऐसे भी पूछे तो आप बताएंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो आप इन्हें बताएंगे कि इस जो समान ध्वनि होगी इनको जीवा मूल्य ध्वनि कहा जाएगा और इन्हें अर्ध विसर्ग कहा जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शनीय इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्था, यानी दर्शनीय का जो है वो प्रत्यय जो है या इसका जो विच्छेद होगा वो किस प्रकार होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि अनियर प्रत्यय, नियर प्रत्यय, ई प्रत्यय और अनियर प्रत्यय में प्रत्यय कौन कौन सा होता है वो जानना जरूरी है, क्योंकि प्रत्यय से आपके प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो दर्शनीय पद में प्रकृति प्रत्यय दृश्य धन अनियर प्रत्यय होता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर अनियर से प्रश्न बनता है। तो अनियर के र से सूचित होता है कि अनियर में अंत में होने वाले शब्द मध्योदात होते हैं। ये प्रायः सभी धातुओं में लगाए जा सकते हैं, यानी दृश्य धन अनियर प्रत्यय से दर्शनीय पद बना है। ठीक, आगे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट में एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज से आपके प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लेने के बाद से आप इन्हें सॉल्व करिएगा। देखिए ये पैसेज को आप आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद दिया है कि इसको क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराना है, तो मैं इसको ऐसे पढ़ती हूँ कि देखिए कृष्ण मूर्ते, आप पैसेज को पढ़िए, फिर इसका क्वेश्चन है कृष्ण मूर्ते माता पिता कथम आसताम। और दूसरा क्वेश्चन है कि शंभु राजते हरि रम्य व पुनारमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम किस संधि प्रकरण में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि अगर इसमें हम बात करते हैं
पहले क्वेश्चन पे। तो देखिए ये निर्धनों की ये बात हो रही है कि ये आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये निर्धनों की बात हो रही है। और शंभुज रजते और हरि रम्य पुनः रमते, इन तीनों में की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पर संधि प्रकरण की बात हो रही है, तो इसमें जो है होती है वो विसर्ग संधि के प्रकरण में ये चर्चा होती है। देखिए पैसेज को मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने पैसेज पहले से पढ़ रखा है, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो पैसेज मैंने बताया हुआ है, और देखिए इसमें पूरा बता दिया हुआ है कि पुनः रमते या शंभु राजते हरि रम्य पुनः रमते, इन तीनों पदों की सिद्धि हम विसर्ग संधि प्रकरण में करेंगे। देखिए रो री सूत्र के अनुसार र के बाद में यदि र आवे तो र आधा र का, देखिए र के नीचे अगर ऐसी मात्रा लगी रहती है तो र का लोप हो जाता है, और उसके पूर्व में आए हुए अ ई उ यदि ह्रस्व स्वर में है तो वे दीर्घ हो जाते हैं, यानी पुनर्धन रमते पुनः रमते हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब कि पुनर्धन रमते पुनः रमते हो जाएगा। यानी अगर र के आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि र के आगे ह्रस्व स्वर, यानी अगर कोई छोटा स्वर दिया हुआ है तो वो आगे चल के वही स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, तो पुनर्धन रमते पुनः रमते हो जाएगा। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे। आप ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए पैसेज से प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में संस्कृत संक्षेप में बात करें तो संस्कृत में आते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।